हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता था कि कल था संडे और कल हमने डिस्कस किया था अपना प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने जो क्वेश्चन लिए थे वो थे हमारे उत्सर्जन तंत्र के, क्योंकि लास्ट वीक हमने उत्सर्जन तंत्र ही पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है तंत्रिका तंत्र। आप सभी को पता है कि जो मानव है, मानव सभी प्राणियों में ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकशील और ये सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उसमें सबसे विवेकशील, सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो हम मानव हैं। इसका मुख्य कारण है कि मानव में सबसे ज़्यादा जो विकसित तंत्रिका तंत्र होता है वो पाया जाता है। अब तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, हमारे शरीर का एक बहुत ही यानी कि अत्यंत ही द्रुतगामी साधन है। इसी के द्वारा शरीर के सभी जो अंग हैं उनको, अंगों की देखभाल, नियमन, उनका नियंत्रण होता है। शरीर के सभी कार्यों का संचालन, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, खाना, सूंघना, ये जितने भी काम होते हैं इन सब के लिए अलग अलग अंग होते हैं। और इन सभी अंगों से संबंधित पूरे शरीर में बहुत ही पतली सी क्या होती है, सूत के समान एक जाल फैली होती है। और इन्हीं जो सूत होते हैं, इन्हीं को तंत्रिका, और इनसे बने हुए जो जाल होते हैं उनको हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में और समझें तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या? कि जीवों के शरीर का वह तंत्र, जीवों के शरीर का वह तंत्र जो बाहरी आवरण से उद्दीपन ग्रहण करता है तथा उसके उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी देता है। अगर हम और सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो तंत्रिका तंत्र शरीर का वो भाग होता है जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है और हमारे शरीर में संकेतों को प्रसारित करता है। तो तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का ऐसा भाग होता है जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है और हमारे शरीर में संकेतों को ये प्रसारित करता है। ठीक? तो ये तो हमने मोटा मोटी बात की किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो सभी तंत्रिकाएं होती हैं, ये सारी की सारी तंत्रिकाएं आपस में मिलकर एक मोटी सी तंत्रिका बनाती हैं जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है। और इस प्रकार से जो तंत्रिका तंत्र है ये पूरे शरीर के सभी कार्यों को संपादित करते हैं और संपूर्ण शरीर पर ये शासन भी करते हैं। यानी कि इसी तरह से तंत्रिका तंत्र स्मृति, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, इन इन सभी के बोध के अलावा भी शरीर के सभी अंगों के बाह्य और आंतरिक वातावरण जो होते हैं, बाह्य और आंतरिक वातावरण के परिवर्तन के साथ ही ये समंजन करते हैं। इसीलिए जो तंत्रिका तंत्र है, इसीलिए तंत्रिका तंत्र को सबसे महत्वपूर्ण जीवन आवश्यक तंत्र माना गया है। इसका जो कार्य है, इसका कार्य ठीक एक महाप्रबंधन की तरह होता है जिसके अधीनस्थ सारे कार्यालय जो हैं उसके सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। ये यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, बेसिकली जो हमारा मस्तिष्क है ये सभी पे कंट्रोल करता है। ठीक? अब थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ये किस तरह से कितने भागों में विभक्त है। पहले हम एक चार्ट के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगर हम देखें जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र हमारा 2 भागों में विभक्त है।
कौन कौन सा? एक आपका आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा आता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो आपका सेंट्रल है यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये भी दो भागों में विभक्त है। किसमें किसमें? एक आपका आ जाता है मस्तिष्क, जो कि आपका ब्रेन है। दूसरा आता है स्पाइनल कार्ड यानी कि सुषुम्ना रज्जु, या इसी को कहते हैं मेरु रज्जु। स्पाइनल कार्ड को ही हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड को ही हम मेरु रज्जु कहते हैं, या फिर आप इसे सुषुम्ना रज्जु बोल सकते हैं। ठीक। अब ये जो आपका मस्तिष्क है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है ये 3 भागों में बटा होता है। अभी हम पहले इस पार्ट को कवर अप करते हैं। किसको? जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। फिर हम दूसरे पर चलते हैं, यानी कि जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है। हम बात कर रहे थे मस्तिष्क की, और ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं। जो आपका मस्तिष्क है, आपका हमारा जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क भी 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मिड यानी कि मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च यानी कि हिंड मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो ये जो हमारे मस्तिष्क हैं, इनको भी हमने 3 भागों में बांटा है। अब ये जो 3 भाग हैं हमारे, इनके भी कुछ पार्ट हैं, वो भी देख लीजिए। जिसमें हम अगर बात करें, सबसे पहले जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो सबसे पहला आपका आता है प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क, देखिए ये जो है आपकी, इसकी इंग्लिश ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे प्रामस्तिष्क की इंग्लिश क्या है? तो सेरिब्रम है, सेरिब्रम हो गया। दूसरा है घ्राणकंद, ये आपसे पूछा ही नहीं जाता है, आपके लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक। तो इसमें अगला क्या है? चेतक, जिसे हम कहते हैं थैलेमस। दूसरा है आपका, यानी कि अगला वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक। आपको यहाँ पर इन तीनों के बारे में पढ़ना है। किसके? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक। अगला है आपका वेसल गैंग्लिया, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगला जो हमारा पार्ट है, वो आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में कौन कौन सा आता है? तो इसमें आपका आता है सेतु, सेतु यानी कि जिसे हम कहते हैं पॉन्स वेरुलाई। अगला है सुषुम्ना शीर्ष, या इसे ही आप ध्यान रखिएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला है आपका अनुमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी अभी आपने एक नाम सुना सेरिब्रम। ये सेरिब्रम किसका पार्ट है और सेरिबेलम किसका पार्ट है? तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सेरिब्रम है वो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अगर हम बात करें सेरिबेलम की, तो ये होता है अनुमस्तिष्क, जो कि हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक। ये अभी एक आप ऐसे एक छोटा सा चार्ट देख सकते हैं, बाकी इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। अब हम ये बात कर लिए अभी तक, ये एक पोर्शन हमने देखा किसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको 2 पॉइंट पहले ध्यान रखना है। क्या? एक तो होता है आपका कपालिका तंत्र, जिसमें 12 क्या पाए जाते हैं? जिसमें जो ये इसमें संख्या जो पाई जाती है वो 12 होती है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेरिफेरल में, जो हमारी कपालिका तंत्र है, क्या है हमारी जो कपालिका तंत्र है, अगर हम बात करें कपालिका तंत्र की, तो कपालिका तंत्र में कितनी जोड़ियां होती हैं? कपालिका तंत्र में
पाई जाती हैं, इसकी 12 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। कपालिका तंत्र 12 जोड़ियों की होती है। अगर हम बात करें सुषुम्ना तंत्रिका तंत्र की, तो ये जो हमारा ये सुषुम्ना यानी कि मेरु तंत्रिका तंत्र है, ये आपका होती है 21, इसमें 31 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। ये कितनी जोड़ियों में होती है? तो ये 31 जोड़ियों में पाई जाती है। या हम बोलें तो ये 12 जोड़ी कपालिका तंत्रिकाएँ और 31 जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएँ मिलकर ये जो एक आपका स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र होता है, इसका निर्माण करते हैं। ठीक? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में ही एक और आता है आपका स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। यानी कि अगर बात किया जाए, देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र 3 हो गए। कौन-कौन से? एक था आपका ये जो सेंट्रल था, दूसरा था आपका पेरिफेरल और तीसरा आपका था ऑटोनॉमिक। अब ये जो ऑटोनॉमिक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ जो हमारी 12 जोड़ी कपालिका तंत्रिकाएँ थी वो, और जो हमारी 31 जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएँ थी वो, ये दोनों मिलकर स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये जो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र हैं हमारी, इनके 2 पार्ट हैं। कौन-कौन से? एक है आपका अनुकंपी और दूसरा है आपका प्रानुकंपी। अगर हम अनुकंपी की बात करें, तो इसमें से एक ये जो स्राव करता है, ये किसका करता है? एड्री एड्रेनालिन एड्रेनालिन का ये स्राव करता है, और दूसरा है एसिटाइलिन कोलिन का ये स्राव करता है, जो हमारा प्रानुकंपी है। ठीक? तो ये आप एड्रेनालिन की जो स्रावण करता है वो अनुकंपी करता है, और एसिटाइल एसिटाइल का जो निर्माण करता है यानी कि स्राव करता है, वो हमारा करता है प्रानुकंपी। तो ये दोनों का जो श्रावण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये अनुकंपी और प्रानुकंपी दोनों को आप ध्यान रखेंगे, किसमें से किसका श्रावण हो रहा है। ठीक? तो जो आपका स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, इसमें से ये जो दोनों स्रावित हो रहे हैं, ये दोनों का स्राव हो रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन सा? अनुकंपी से तो एड्रेनालिन हो रहा है, और प्रानुकंपी से अगर बात किया जाए तो एसिटाइल हो रहा है। ठीक? अगला आ जाता है आपका, ये तो हमने एक छोटा-सा कह सकते हैं, हमने बहुत थोड़े में ही अपने तंत्रिका तंत्र को समझ लिया। क्या इतना समझने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम हमारा एक बहुत ही बड़ा है, जिसे हमें 2 से 3 दिन लगेंगे। हालाँकि जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो, ये आपके बड़े-बड़े टॉपिक हैं, तो इनको हमें कवर अप करने में टाइम लगेगा। ठीक? तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा कि मतलब तंत्रिका तंत्र किस तरह से कितने भागों में विभक्त है। ठीक? अब आगे हमें क्या देखना है? अब अगर हम थोड़ा-सा बात करें मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क क्या है? किस तरह से ये कार्य करता है? इसके कितने पार्ट होते हैं? किस पार्ट का क्या काम होता है? ये हम सब समझने वाले हैं। तो ये जो मानव मस्तिष्क होता है, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है, तो मानव का मस्तिष्क अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा सबसे अधिक जटिल और विकसित होता है। इसीलिए मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आपको पता है कि हम मानव क्या हैं? हम मानव सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। मानव के संपूर्ण शरीर का जो संचालन होता है, वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। शरीर के किसी भी भाग में किसी भी भाग से सूचनाएँ बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्र गति से हमारे मस्तिष्क में पहुँचती हैं, और फिर इस मस्तिष्क में उपस्थित जो हमारी
तंत्रिका तंत्र हैं वो शरीर के अंगों को उसके अनुसार आदेश देते हैं। जैसे आपको जब चोट लगती है तो सबसे पहले आपको तुरंत दर्द नहीं होता है। जब ये चोट लगती है तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क को सूचना मिलती है। उसके बाद मस्तिष्क से ये हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जिस स्थान पर चोट लगा रहता है वहाँ पर ये संवेदना पहुँचती है। जैसे अगर हमें सामने से कोई ये साँप आता हुआ या फिर फन फैलाए हुए दिखाई देता है, तो सबसे पहले हमारी आँखें उसे देखती हैं। जब हमारी आँखें उसे देखती हैं और देखते ही वहाँ का जो तंत्रिका तंत्र है, वो साँप उपस्थित होने की जो सूचना है, वो हमारे मस्तिष्क को दे देता है। मतलब देखा किसने? आँख ने देखा। वो जैसे ही देखा वो तुरंत हमारे मस्तिष्क को सूचना दे देता है और मस्तिष्क तीव्र गति से निर्णय करके पुनः वहाँ की तंत्रिका तंत्र को आदेश देता है कि या तो साँप से डरकर भाग जाएँ या शोर मचाकर दूसरे लोगों को बुलाएँ और डंडा लेकर साँप को मारें। मतलब ये देखिए कितना तेज काम हुआ। हमें लगता है ना कि जैसे हमने कोई चीज़ देखा या साँप तो बहुत बड़ी चीज़ है, हर कोई नहीं मार सकता है। जैसे आपने वो देखा होगा ततैया, आप में से सभी ने ततैया को कभी न कभी तो मारा ही होगा। क्या होता है जैसे जब ततैया आपके पास आके बैठती है या आप कहीं बैठे हैं, ततैया आ गई और आप करते क्या हैं? आपकी आँख ने देखा, तो आपको लगता है कि हमारी आँख ने देखा और हमने जो है तुरंत उसको दे चप्पल मार दिया। ऐसा नहीं होता है। हुआ क्या कि हमारी आँख ने उस ततैया को देखा। जैसे यहाँ पे जो ततैया बैठी है, ये ततैया थोड़ी ना है। ततैया कुछ इस तरह से होती है, पता नहीं कैसे होती है, मुझे भी नहीं पता, बना नहीं पाते हैं। फिर भी जो भी है, तो ततैया आके बैठी, आपकी आँख ने देखा। आपकी आँख ने तुरंत मस्तिष्क को ये सूचना दी और मस्तिष्क ने तुरंत मतलब इतना तीव्र गति से हमारा मस्तिष्क काम करता है, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे हाथों को वो इस तरह से वो उसको आदेश देता है। एक प्रकार से वो आदेश देता है कि लो चप्पल उठाओ और दे मारो उसको। तो हम तुरंत चप्पल उठाते हैं यानी कि जो हमारा हाथ है, वो हाथ हमारा चप्पल उठाता है और ततैया को दे मारता है। ततैया निपट जाती है, ठीक? तो ये ऐसा नहीं हुआ कि बस हमने देखा और हमारा हाथ उठ गया। पहले वो संवेदना हमारे मस्तिष्क में गई, फिर हमारे मस्तिष्क ने आदेश दिया, फिर हमारे हाथ ने कार्य किया। ये आदेश मस्तिष्क द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है कि वो आपको ततैया मारने के लिए कह रहा है, कि उसको उड़ाने के लिए कह रहा है, कि आपको वहाँ से भागने के लिए कह रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर डिपेंड करती है। शरीर के जो भीतरी अंग होते हैं जैसे हमारा पाचन तंत्र हो गया, हमारा हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, वृक्क हो गया, ये सारे अनेक कार्यों के कार्यों पर भी तंत्रिका तंत्र का पूरा नियंत्रण रहता है। यानी कि शरीर के प्रत्येक अंग के द्वारा प्रत्येक क्रिया का जो निष्पादन होता है, वो मस्तिष्क की अनुमति के बिना नहीं हो पाता है। ठीक? अब आपको थोड़ा-सा क्या समझना है, ये तो हालाँकि हमने एक कहानी सुन ली कि किस तरह से हम ततैया को, साँप को, बिच्छू को भगाते हैं। थोड़ा-सा अब हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखना है जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है, हो सके तो अगर आपको तकलीफ ना हो तो। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। आपने अभी देखा था ना कि वो हमारा ब्रेन किसका भाग है? तो वो हमारे तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, जिसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। क्या होता है? जो मस्तिष्क है किसका है? क्या ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है? क्या ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है? या फिर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग है? अगर हम बात करें हमारे मस्तिष्क की, तो हमारा मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है और इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगर हम बात करें एक औसत यानी कि अगर एक बात करें मनुष्य के, यहाँ ना तो स्त्री की बात हो रही है और ना ही पुरुष की बात हो रही है। अगर हम बात करें एक मनुष्य के
मस्तिष्क के वजन की, तो ये 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। यानी कि हम मानव का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ठीक? थोड़ा-सा आगे इसमें हम समझते हैं, तो मानव मस्तिष्क चारों ओर से खोपड़ी की अस्थियों से बने क्रेनियम बॉक्स में पाया जाता है। यानी कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये जिस बॉक्स में पाया जाता है, उसे हम क्रेनियम बॉक्स के नाम से जानते हैं। और इस क्रेनियम बॉक्स व मस्तिष्क के मध्य में 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिसे मस्तिष्क आवरण या फिर मेनिन्जिस कहते हैं। ठीक? मेनिन्जिस कहते हैं। अब ये आपका मस्तिष्क हो गया और ये आपने अभी क्या देखा था? आवरण देखा था। यानी कि मानव खोपड़ी चारों ओर से अस्थियों से बने क्रेनियम बॉक्स में पाया जाता है और इस क्रेनियम बॉक्स यानी कि ये जो आपका क्रेनियम बॉक्स है, ये आप क्रेनियम बॉक्स देख रहे हैं और ये आपका मस्तिष्क है, इसके बीच में 3 झिल्ली आपको देखने को मिलेगी। किसके बीच में? तो ये जो आपकी क्रेनियम बॉक्स है और जो मस्तिष्क है, उसके बीच में आपको 3 झिल्ली देखने को मिलेगी। अब वो तीनों झिल्ली है कौन? एक बार देखते हैं। ये आपका क्रेनियम झिल्ली है, ठीक? ये आपका सबसे पहले ये क्रेनियम बॉक्स है। ये जो आप ग्रीन कलर की पट्टी देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, ये आपका है क्रेनियम बॉक्स। अगर ये हमारा क्या है? ये हमारा रेड कलर में मस्तिष्क है। ये रेड वाला हमारा क्या है? ये हमारा मस्तिष्क है। अभी आपने सुना कि मस्तिष्क और ये जो हमारा क्रेनियम बॉक्स है, इसके बीच में 3 झिल्ली पाई जा रही हैं। तो जो सबसे पहली झिल्ली है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। दूसरी झिल्ली जो है उसे हम बोलते हैं एरिकनाइड। क्या बोलते हैं? एरिकनाइड बोलते हैं। और जो तीसरी झिल्ली है यानी कि आंतरिक झिल्ली है वो है आपकी पाया मैटर। ध्यान रखिएगा इन तीनों झिल्लियों का नाम और सबसे बाहरी परत कौन-सी यानी कि सबसे ऊपरी झिल्ली, सबसे आंतरिक झिल्ली, मध्य की झिल्ली। तीनों झिल्ली का नाम ध्यान रखिए हाँ, ठीक? और ये जो झिल्लियों का पूरा आवरण है, आप उसे क्या कह रहे हैं? मेनिन्जेस बोल रहे हैं, ठीक? या अगर बोले तो मस्तिष्क आवरण। लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे मस्तिष्क आवरण ना पूछकर मेनिन्जेस नाम पूछेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और इस फिगर को अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो ये 3 के तीनों चारों पॉइंट यहाँ पर जो हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक? आई होप कि आपको ये फिगर अच्छे से दिख रहा होगा और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये तो हमने बात की अपने मानव मस्तिष्क की। अब ज़रा हम इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। जो ये मस्तिष्क आवरण है जिसकी अभी हमने चर्चा की, इसके प्रमुख कार्य होते क्या हैं? ये क्यों होता है? जो आपने अभी मेनिन्जेस देखा, यहाँ पर हम अगर बात करें तो जो अभी-अभी आपने देखा मेनिन्जेस वो आपका क्या है? वो आपका कार्य का क्या कार्य करता है ज़रा हम उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क को बाहरी चोट व आघात से सुरक्षा करना। ये जो झिल्ली होती है, झिल्ली क्या करती है? तो झिल्ली हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघात, बाहरी चोटों से रक्षा करती है। आपने देखा होगा चाहे वो हमारा यकृत हो, चाहे वो हमारा किडनी हो, चाहे वो हमारा फेफड़ा हो, लंग्स हो, या फिर चाहे वो हमारा हार्ट हो। ये सारे के सारे किसी न किसी झिल्ली में होते ही हैं और इनके अंदर आपको फ्लूइड देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है? जैसे जब एक जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, वो माँ के गर्भ में होता है, तब भी वो एक झिल्ली में होता है। तब भी वो किसमें होता है? तब भी वो एक झिल्ली में होता है, क्यों? क्यों जो नाज़ुक अंग हैं वो झिल्ली में हैं? क्योंकि
ये इसलिए होते हैं ताकि जब भी कभी बाहरी आघात लगे, किसी भी तरह का कोई चोट आए, तो बच्चे को या फिर जो नाज़ुक अंग हैं उनको आघात ना पहुँचे, उनको चोट ना लगे, वो किसी दुर्घटना का शिकार ना हों। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये भी 3 झिल्लियों से घिरा है। अब ये झिल्ली करेंगे क्या? तो ये झिल्ली हमारे मस्तिष्क को बाहरी चोटों और आघातों से बचाएँगे। नहीं तो हमारा जो मस्तिष्क है गिरे फूट ना जाए। अगर ये झिल्ली, ये जो खोपड़ी है, ये सारी चीज़ें ना हों तो हमारा मस्तिष्क ज़रा-सी चोट लगे, कुछ भी खरोच आए तो उसे हानि होगी। अब इन्हीं हानियों, इन्हीं दुर्घटनाओं, इन्हीं बाहरी आघातों, इन्हीं चोटों से बचाने के लिए मतलब बचाने के कार्य ये हमारी झिल्ली करती हैं। ये तो हो गया इनका एक कार्य, लेकिन एक कार्य इनका और भी होता है। वो क्या होता है? तो इन झिल्लियों के बीच तरल पदार्थ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव प्रवाहित होता है। अभी-अभी हमने चर्चा किया ना कि जो भी हमारे नाज़ुक अंग हैं, जो भी हमारे शरीर के बिल्कुल एक कोमल पार्ट हैं, वो सारे के सारे एक झिल्ली में होते हैं और उस झिल्ली के अंदर कोई न कोई फ्लूइड भरा होता है। होता क्यों है? तो ये बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए होता है। इन झिल्लियों के मध्य में क्या होता है? मेरुद्रव प्रवाहित होता है, जो कि मस्तिष्क को पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि जो ये फ्लूइड होता है हमारे सिर में, हमारे मस्तिष्क के बीच में मस्तिष्क और जो हमारा क्रेनियम बॉक्स है उसके मध्य में जो झिल्ली है, झिल्ली में क्या होता है? फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड करता क्या है? तो ये हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को ये पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाता है। यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ हटाने का कार्य करता है, यानी कि जो हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको ये हटाने का भी कार्य करता है। साथ ही साथ मस्तिष्क को उत्प्लवन अवस्था में भी ये बनाए रखता है। तो ये जो झिल्ली होती है हमारे मस्तिष्क के पास की, ये यूँ ही नहीं होती है। ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये चोटों आघातों से बचाने के लिए है, दूसरा जो फ्लूइड होता है वो हमारे मस्तिष्क को पोषक तत्व प्रदान करता है और जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको हटाने का भी कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर के अन्य भागों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिनको हटाने का कार्य ये झिल्लियाँ यानी कि जो इसमें फ्लूइड है ये सारे मिलकर करते हैं। ठीक? तो ये आपने देखा कि मस्तिष्क में जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली के क्या कार्य होते हैं, वो क्यों होती है झिल्ली, ठीक? अब अगर हम आगे देखें, आगे हमारा आता है मस्तिष्क के भाग। अभी-अभी आपने देखा था, हालाँकि आपने बस ऐसे ऊपर-ऊपरी देख लिया था मस्तिष्क के भाग के बारे में। अब थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। तो जो मानव मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क एक अत्यंत ही कोमल और ये नाजुक अंग है। हमें पता है कि जो हमारा ये ब्रेन है, ये बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक अंग है। यह कपाल गुहा में अवस्थित होता है। इसका वजन एक व्यक्ति के वजन का 1/50वां भाग होता है। ठीक? 1/50वां भाग होता है और आपको ये ध्यान रखना है जो मस्तिष्क आवरण है यानी कि मस्तिष्क का आवरण है वो मस्तिष्क का आवरण से ढका होता है। आपने अभी-अभी देखा था जिसे हमने मेनिन्जेस नाम दिया था। वो क्या होता है? वो उसी से हमारा जो मस्तिष्क है वो ढका होता है। मस्तिष्कावरण हटाने पर ये ज्ञात होता है कि मस्तिष्क धूसर रंग के पीले पदार्थ से बना होता है। आपको अगर ये जो झिल्ली थी, जो तीनों झिल्ली है हमारी, अगर इसको हम हटा देते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क धूसर रंग के पीले-पीले पदार्थ से बना हुआ है, जिस पर अनेक दरारें व उभारें दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा हमारा मस्तिष्क बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं है। अब कैसे होता है? जैसे जो अखरोट होता है, आपने देखा होगा हमारे मस्तिष्क की संरचना वैसी होती है अखरोट की जैसे, ठीक? तो
ये क्या होता है, इसमें दरारें और उभारें दिखाई देती हैं। इन दरारों को फीसर तथा उभारों को मेड़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों पॉइंट आप, कि जो हमारे मस्तिष्क में जो दरारें आपको देखने को मिलती हैं, वो दरारें क्या कहलाती हैं? वो दरारें आपकी फीसर कहलाती हैं। अगर हम बात करें जो उसमें उभार दिखाई देता है, तो उस उभारों को मेड़ कहते हैं। ठीक? अब ये जो हमारा मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क, इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में किया था? तो हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया था। अब वो कौन-कौन से थे? हालाँकि हमें याद तो हो गया है, क्या? कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम में ये अग्र, पश्च, बाह्य ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो उसके लिए जो बेसिकली एक टर्म यूज़ होता है, उसको पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, यानी कि जो मस्तिष्क का पहला भाग है, कौन सा है? तो वो है आपका अग्र मस्तिष्क। अगर हम बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। कौन-कौन सा? तो पहला आपका होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। अग्र मस्तिष्क का भाग कौन-सा नहीं है? तो आपको ये तीनों दे दिया जाएगा, एक कोई और दे दिया जाएगा, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक? एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसे हम प्रोसेनसिफेलॉन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से प्रोसेनसिफेलॉन का भाग नहीं है, तो आप इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। हालाँकि अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, बाह्य मस्तिष्क यानी कि मध्य मस्तिष्क, ये सारे नाम हम सभी जानते हैं। तो नया आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका प्रोसेनसिफेलॉन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से ये आपके अग्र मस्तिष्क का नाम क्या है? प्रोसेनसिफेलॉन है। इसी तरह से आपके पश्च मस्तिष्क का नाम है। इसी तरह से आपके जो मध्य मस्तिष्क है, उसका भी नाम है। तो यहाँ आपको ये समझ में आया होगा कि ये तीनों किसके पार्ट हैं? तो ये 3 के तीनों हमारे अग्र मस्तिष्क या फिर प्रोसेनसिफेलॉन के भाग हैं। कौन-कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इनके पार्ट को समझने वाले हैं। अगला पार्ट है आपका मध्य मस्तिष्क। अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क का, तो इनका नाम है मेसेनसिफेलॉन है। क्या नाम है? मेसेनसिफेलॉन है। ये आपके मिड मस्तिष्क होते हैं और इसके भी 2 पार्ट होते हैं। अब ये दोनों क्या हैं? तो इसका नाम है सेरेब्रल पेंडकल है। सेरेब्रल पेंडकल है और दूसरा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। हम इन सभी के कार्यों को भी समझेंगे कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, क्या कार्य करता है, पश्च मस्तिष्क है, क्या करता है, मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। अगला आ जाता है आपका थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है आपका? पश्च मस्तिष्क है, जिसका नाम है आपका रोम्बेनसिफेलॉन। क्या नाम है? रोम्बेनसिफेलॉन नाम है और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला आपका आता है पोन्स वेरोलाई। अगर हम बात करें पोन्स वेरोलाई की, तो इसके बारे में कल भी डिटेल में हम कल इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ पार्ट को समझते हैं सबसे पहले। तो एक तो हो जाता है आपका पोन्स वेरोलाई, दूसरा हो जाता है आपका अनुमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरेबेलम। एक आपने देखा था सेरेब्रम, एक आपने देखा सेरेबेलम। दूसरा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा।
क्या है? तीसरा है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आपने मेडुला ऑब्लंगेटा सुना, ये आपके पश्च मस्तिष्क का भाग है। क्या है ये? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। ज़रा ये बताइएगा कि ये नाम आपने और कब सुना था? अभी हाल-फिलहाल में जो हमारी क्लासेस हुई हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र हो, हमने वहाँ किसी एक में इसको डिस्कस किया था। तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये मेडुला ऑब्लंगेटा का नाम आपने और कहाँ पर सुना था? ये मस्तिष्क का भाग तो है ही है। एक जगह आपने और सुना था, कहाँ पर सुना था? ज़रा ये बताइएगा किसके कार्य का नियंत्रण ये कर रहा था या फिर बोले तो नियमन कर रहा था? हालाँकि मैं आपको बता दूँ जो प्रैक्टिस सेट हमने जब स्टार्ट किया था, उससे पहले ही जब हमने क्लासेस ली थी तब वहाँ पर हमने इसकी बात की थी, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, ठीक? अगर आपको याद हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपने ये मेडुला ऑब्लंगेटा का नाम और कब सुना था? हालाँकि अब हम इसमें तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। चलिए अब थोड़ा-सा आपके लिए आसान कर देते हैं हम। ये हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गया है तो आपको टॉपिक याद नहीं आ रहा होगा। हमने ये चर्चा किया था श्वसन तंत्र में। अब श्वसन तंत्र में कहाँ पर आपने ये देखा था मेडुला ऑब्लंगेटा, एक बार ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक? अब इसके आगे ये तो हमने देख लिया क्या मस्तिष्क के सारे भागों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब एक बार अगर हम इसको देखें, इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें जो अग्र बाह्य भाग हैं, ये किस तरह से क्या कार्य करते हैं, ठीक? अब सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे। जो हमारा मस्तिष्क है, जो कि हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के जो मुख्य भाग हैं वो और जो उनके मुख्य भाग के जो कार्य हैं, ज़रा हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रामस्तिष्क, जिसे हमने क्या बोला था, जिसका क्या नाम था? प्रामस्तिष्क का नाम था सेरेब्रम नाम था, ठीक? अब ये करता क्या है, इसका कार्य क्या होता है? तो ये सांवेदनिक बुद्धि केंद्र है। प्रेरक संवेगों का उद्गम स्थान इसी को कहते हैं। साथ ही साथ स्मृति वाक्पटुता केंद्र भी इसी को कहते हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क है, यानी कि जो हमारा प्रमस्तिष्क है, उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है, इसे सबसे पहले हम सांवेदनिक बुद्धि केंद्र कहते हैं, प्रेरक संवेगों का उद्गम स्थान कहते हैं, साथ ही साथ ये स्मृत वाक्पटुता केंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि वाक्पटुता केंद्र से कहते हैं। अगला है आपका चेतक। चेतक जिसे हमने थैलेमस कहा था, यहाँ पर थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये आपको थैलेमस हो गया, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक? तो अगर हम बात करें चेतक की, तो ये क्या करता है? चेतक का कार्य क्या है? तो चेतक जो है आपका, ये संवेदी तंत्रिकाओं का रिले स्टेशन के नाम से जाना जाता है और संवेदी प्रतिक्रियाएं ये करता है। ध्यान रखिएगा, संवेदी तंत्रिकाओं का रिले स्टेशन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो वो है आपका चेतक, यानी कि जो हमारा थैलेमस है, थैलेमस को ही हम रिले स्टेशन के नाम से जानते हैं। अगला है आपका हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस, तो इसके क्या-क्या कार्य हैं? सबसे पहले स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करना, निद्रा, संवेग, शारीरिक ताप, सोने एवं जागने की क्रिया का नियंत्रण, भूख, प्यास, मोटापा इत्यादि का नियमन, अग्र पीयूष ग्रंथियों का निर्माण। ये कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रा इनको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि कल तो हमें पढ़ना ही है। जो आज मिल रहा है उसे आज लेते चलिए, जो कल मिलेगा उसे कल लेते चलिएगा। कल किसने देखा है, क्या हो क्या ना हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए, ना क्लास हो पाए, तो जो आज मिल रहा है उसे लेते चलिए। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, इसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक? ये कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कार्य आप एक बार ज़रूर नोट डाउन करिएगा,
किसके? जो हाइपोथैलेमस है। मैं ये जो यहाँ पर आज बता दे रही हूँ, मैं इसको कल जब वापस पढ़ाऊँगी तो ये सारे कार्य नहीं पढ़ाऊँगी, आगे पढ़ाऊँगी उसके। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक? अब हम अगर बात करें, ये तो आपने देखा किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। अगला अगर हम बात करें, थोड़ा-सा हम इसे ज़ूम करते हैं और अगर हम बात करें, ये आपका ज़ूम हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें अब किसके बारे में? मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के बारे में, तो इसके 3 पार्ट हैं। क्या? ये है आपका एक, पहला जो आता है वो है टेक्टम, दूसरा जो आता है आपका टेगमेंटम आता है, तीसरा जो है आपका सेरेब्रल पेंडुकल आता है तथा ये लाल केंद्रक आता है। इन सभी के कार्य के बारे में हम कल देखेंगे। अब आता है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में आपने नाम सुना होगा। क्या? एक आपका अनुमस्तिष्क है, दूसरा आपका सेतु है, जो आपका पोन्स फेरोलाई है, तीसरा है आपका सुषुम्ना शीर्ष। तो ये कुल मिला के आपके मस्तिष्क के पार्ट थे। उनके जो मुख्य मुख्य कार्य थे, हमने उनके बारे में भी समझा। ये आपने आज कितना समझा? ये मस्तिष्क के पार्ट को समझा। अब कल से हम देखेंगे मस्तिष्क के जो हमारे भाग हैं, यानी कि अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, मेरुरज्ज, इन सब के बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। उम्मीद है ये जो आप अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा-सा आपके लिए उतना आसान नहीं होगा जितना आपके बाकी पाँचों ब्रांच थे। तो चीज़ें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, सब ऐसे सर के ऊपर से जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार क्लास लीजिए, 3 बार क्लास लीजिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएँगी। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका श्वसन तंत्र हो, चाहे वो आपका उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे आपका वो तंत्रिका तंत्र हो, या फिर जो आगे हम पढ़ेंगे अस्थियों के बारे में, कोई भी हो, तो प्लीज़ आप क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे छूट जाते हैं, हम उसे क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। आपने देखा होगा कल ही जो हमने क्वेश्चन लिए थे, वो सारे के सारे सिर्फ़ शायद हमने 46 या 45 क्वेश्चन किए थे, वो सारे के सारे सिर्फ़ आपके एक टॉपिक के क्वेश्चन थे, किसके? जो हमने उत्सर्जित तंत्र पढ़ा था। आप सोचिए कि एक टॉपिक से आपके 40 से 45 क्वेश्चन बने थे, अभी उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन और बन सकते थे। हालाँकि बनेंगे भी, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये सोचिए कि आपके इतने एक टॉपिक से इतने-इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर पाते हैं, उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल उसको करने की कोशिश करते हैं। ना तो कल आपने ये बताया कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और ना ही आप में से किसी ने जवाब दिया। हालाँकि जवाब तो 2-4 लोगों ने दिया था कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चन बना रहा है, आप लास्ट में ये भी नहीं बताते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर मैंने मेहनत से वो 45 क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप देखेंगे तो आपको उसमें पीवाईक्यू कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सारे के सारे आपको नए क्वेश्चन वहाँ पर दिखे होंगे। लेकिन फिर भी आप में से किसी ने भी ये कमेंट करके नहीं बताया कि हाँ, आपने 45 या 46 में से कितना सही किया है। तो थोड़ा-सा एक्टिव हो जाइए, मुझे ये भी बताया कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन नहीं सही किए। तो थोड़ा-सा समझ में आता है कि हाँ, आप भी एक्टिव हैं, हम भी थोड़ी-सी मेहनत करें। आप एक तो ना तो लाइक करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, आते हैं बस देख लिए, चल दिए। तो इसमें जाता क्या है आपका? एक लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है, थोड़ा-सा 1-2 कमेंट भी कर देंगे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।